सर्कुलर मोशन की एनालिसिस को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। और लास्ट टाइम हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा था। आज मैंने इसलिए सर्कुलर मोशन लिखा, आज मैंने यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म की बात नहीं की है। यानी कि कोई भी सर्कुलर मोशन, उसमें क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, उसमें क्या क्या वेरिएशन आ सकते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, हम उन सब पे डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो सपोज स्टार्ट करते हैं। कोई एक पार्टिकल है, वो एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। ठीक है, वेलोसिटी v है, v वेरिएबल है, v चेंज भी हो सकता है, मींस अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग उसका वेलोसिटी हो सकता है। सपोज मैं एक एक्स एक्सिस लेता हूं, एक वाई एक्सिस लेता हूं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स एक्सिस, वर्टिकल डायरेक्शन में वाई एक्सिस लेता हूं और थीटा एंगल पे पार्टिकल को लोकेट करता हूं। दिस इज द पार्टिकल। ठीक है, तो सबसे पहले तो दो डायरेक्शन, एक तो ये रेडियल डायरेक्शन, दूसरा टेंजेंशियल डायरेक्शन। सबसे पहले इन दो डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर्स पे बात कर लेते हैं कि इन दो डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा। अगर सपोज मैं इसकी यूनिट वेक्टर को ई आर लिखता हूं और टेंजेंशियल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को मैं ई टी लिखता हूं, तो ई आर और ई टी कितना होगा? ये यूनिट वेक्टर है, यानी कि मैग्नीट्यूड 1 होगा, और ये थीटा है, तो 1 कॉस थीटा आई एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हुआ, और 1 साइन थीटा जे वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हुआ। यानी कि मैं ईटी को दिखा सकता हूं, सॉरी ई आर रेडियल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को कैसे दिखा सकता हूं? आई कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। ये मेरा रेडियल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हुआ। ठीक है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में जैसे ही जाते हैं तो क्या होता है कि ये थीटा एंगल है, ये भी थीटा एंगल होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, और चूंकि ये पूरा 90 है तो ये मेरा थीटा एंगल बनेगा। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो डायरेक्शन है वर्टिकल वाई से थीटा एंगल बनाएगा। ठीक है, तो अगर हम एंगल ट्रांसफर करते हैं तो थीटा एंगल यहां पे आता है। तो इन दैट केस ईटी का जो कंपोनेंट होगा वाई डायरेक्शन में, ईटी का जो कंपोनेंट होगा वाई डायरेक्शन में, वो होगा मेरा जे और कॉस थीटा, प्लस जो एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा वो होगा आई साइन थीटा। लेकिन हम टेंजेंशियल डायरेक्शन ये ले रहे हैं तो माइनस एक्स डायरेक्शन में होगा, तो मैं उसको लिख सकता हूं माइनस आई साइन थीटा। माइनस आई साइन थीटा प्लस जे कॉस थीटा मेरा टेंजेंशियल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हुआ। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूलों को मैं ऊपर लिख लेता हूं। ये दोनों फॉर्मूले मेरे इस्तेमाल होने वाले हैं जहां पे भी मेरे को रिक्वायरमेंट आएगी। ई आर की वैल्यू क्या हुई? ई आर की वैल्यू हुई आई कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा, और ईटी की वैल्यू क्या हुई? माइनस आई साइन थीटा प्लस जे कॉस थीटा। ठीक है, अगर मैं इसके पोजीशन वेक्टर को डिफाइन करूं, पोजीशन वेक्टर को मैं डिफाइन कर सकता हूं, दिस वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड यानी कि रेडियस, और इनटू ई आर यानी कि रेडियल डायरेक्शन में जो मेरा यूनिट वेक्टर बनता है मैं उसको ई आर से दिखाता हूं। तो आर इंटू ई आर को मैं आर वेक्टर दिखा सकता हूं। आर वेक्टर क्या हुआ? पोजीशन वेक्टर हुआ। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या हो गया कि उसकी पोजीशन को हम आर वेक्टर से, आर इसका मैग्नीट्यूड हुआ है यानी कि ओरिजिन से मेरा डिस्टेंस हो गया, और मैं जो यूनिट वेक्टर लगा देता हूं उससे मेरा डायरेक्शन फिक्स हो जाता है। तो मैं डायरेक्शन के साथ अगर दिखाना चाहूं पोजीशन वेक्टर, तो आर इंटू ई आर हो गया, यानी कि आर इंटू ई आर की वैल्यू क्या थी? आई कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। ठीक है, मैं आर को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं यह देखने के लिए कि टाइम के साथ मेरा पोजीशन वेक्टर कैसे चेंज हो रहा है। यानी कि अगर मैं इसको डी आर बाई डी टी करता हूं तो ये हो जाएगा आर, आर तो कांस्टेंट है, रेडियस का मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा, तो रेडियस बाहर हो जाएगा, डी बाई डी टी आई कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। ठीक है, आर हो गया, आई कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा? आई कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस साइन थीटा, प्लस जे साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस थीटा, और थीटा का डिफरेंशिएशन डी थीटा बाई डी टी होगा, दोनों में आएगा डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी को मैंने बाहर कर लिया। डी थीटा बाई डी टी क्या होता है? हम सब जानते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, जिसको हम एंगुलर स्पीड भी कर सकते हैं, एंगुलर
स्पीड यानी कि ओमेगा से हम डिफाइन कर सकते हैं आर डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस आई साइन थीटा प्लस जे कॉस थीटा। ठीक है, तो आर डब्ल्यू माइनस आई साइन थीटा प्लस जे कॉस थीटा क्या हुआ, टेंजेंशियल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हुआ। तो मैं इसको लिख सकता हूं आर डब्ल्यू इंटू टेंजेंशियल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। आर डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है, ये होती है मेरी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है। ये हमने पहले भी पढ़ा था सर्कुलर मोशन में, हम v इज इक्वल टू आर डब्ल्यू आता है, तो मैं इसको लिख सकता हूं वेलोसिटी इंटू टेंजेंशियल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। ठीक है, डी आर बाई डी टी। तो डी आर बाई डी टी से मैंने क्या निकाला, पोजीशन वेक्टर को जब मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो मेरे को बेसिकली वेलोसिटी वेक्टर मिल जाता है टेंजेंशियल डायरेक्शन में। ठीक है, अब एक्सेलरेशन पार्ट में जाते हैं। मेनली हमारा पर्पस क्या है इसको एनालाइज करने का, कि हमको एक्सेलरेशन निकालना है कि सर्कुलर मोशन में घूमती हुई कोई भी बॉडी होगी तो उसका एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इस रिजल्ट को ऊपर लिख देता हूं, वेलोसिटी इज इक्वल टू आर डब्ल्यू टेंजेंशियल वेक्टर, टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर। अब क्या है कि वेलोसिटी वेक्टर बेसिकली इसमें जो चीज चेंज हो रही है, W और R नहीं डिफाइन हो रहा है, बेसिकली वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी में भी मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा होगा, इसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा होगा। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को चेंज को अगर मैं एक्सेलरेशन निकालना चाहूं उसके रिस्पेक्ट में, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वेलोसिटी अपॉन डी टी मैं लिख सकता हूं। ठीक है, इसमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा होगा, इसमें वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा होगा। डायरेक्शन के लिए मैंने ई टेंजेंशियल लिखा था, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि डी बाई डी टी आर डब्ल्यू ई टेंजेंशियल। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं फर्दर डी बाई डी टी आर डब्ल्यू ई टेंजेंशियल की वैल्यू क्या थी, माइनस आई साइन थीटा प्लस जे कॉस थीटा, माइनस आई साइन थीटा प्लस जे कॉस थीटा। ठीक है, आर कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, आर हो गया, डब्ल्यू ये एक फंक्शन हो गया, ये दूसरा फंक्शन हो गया, दोनों मेरे टाइम के साथ वेरी करेंगे। अगर मेरा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो मेरा डब्ल्यू का मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, आर डब्ल्यू होता है। आर तो मेरा कांस्टेंट है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो मेरा डब्ल्यू का भी मैग्नीट्यूड चेंज होगा टाइम के साथ। तो ये दो फंक्शन के मल्टीप्लीकेशन का जो डिफरेंशिएशन होता है कैसे करते हैं, सबसे पहले पहला फंक्शन लिखते हैं डी बाई डी टी, दूसरा फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन डी बाई डी टी, पहला फंक्शन यानी कि W, और R को मैंने कांस्टेंट बाहर निकाल दिया। तो अगर मैं इसको फर्दर एनालाइज करूं, डी बाई डी टी, डब्ल्यू को मैंने बाहर कर दिया, और माइनस आई साइन थीटा को मैं क्या कर सकता हूं, माइनस आई साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा प्लस जे कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा माइनस जे साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी इंटू डब्ल्यू, पहला फंक्शन हो गया डिफरेंशिएट। दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा, मैं आर को पूरी तरह से बाहर रखता हूं। ठीक है, और दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो पहला वाला एज इट इज लिख देता हूं मैं, आई साइन थीटा प्लस जे कॉस थीटा इंटू डी डब्ल्यू बाई डी टी। ठीक है, आर को मैं अंदर लेके जाता हूं, इसमें से माइनस कॉमन कर दूंगा तो आई कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा आ जाएगा, आई कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा, यानी कि रेडियल डायरेक्शन में मेरा यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, और दूसरी चीज ये था कि डी थीटा बाई डी टी को मैं क्या लिखता हूं, फिर से डब्ल्यू लिख सकता हूं, तो डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू मिलकर डब्ल्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो आर इंटू डब्ल्यू स्क्वायर इंटू आई कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा, रेडियल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर माइनस की तरफ, प्लस माइनस आई साइन थीटा प्लस जे कॉस थीटा क्या था मेरा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में मेरा यूनिट वेक्टर हो गया ई टेंजेंशियल इंटू आर इंटू डी डब्ल्यू बाई डी टी, या डी आर डब्ल्यू बाई डी टी। आर डब्ल्यू बाई डी टी क्या हो गया, मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड हो गया, मींस इसको मैं डीवी बाई डी टी भी लिख सकता हूं, डीवी बाई डी टी। ये मेरा एक्सेलरेशन आ गया, यानी कि एक्सेलरेशन को देखा जाए तो दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट क्या हो गया,
मेरा रेडियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, दूसरा पार्ट क्या हो गया, टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो हुआ वो मेरा डीवी बाई डी हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड हो गया। और जो ये मेरा पार्ट हुआ रेडियल डायरेक्शन में, डब्ल्यू स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं वी स्क्वायर बाई आर। तो मैं इसको आर वी स्क्वायर, डब्ल्यू को बेसिकली वी बाई आर लिख सकते हैं, तो वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो वी स्क्वायर बाई आर बचेगा, ई रेडियल प्लस ई टेंजेंशियल डीवी बाई dt। ठीक है, तो इस इक्वेशन को ऊपर ले चलते हैं। एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, रेडियल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर प्लस डीवी बाई dt, टेंजेंशियल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो डीवी बाई dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो आ जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी तो स्पीड तो मेरी चेंज नहीं हो रही है। तो डीवी बाई dt की वैल्यू जीरो हो जाएगी कब, जब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, जिसको मैं शॉर्टकट में यूसीएम लिख सकता हूं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डीवी बाई dt की वैल्यू जीरो हो जाती है, और एक्सेलरेशन मेरा जो आता है वो हो जाता है वी स्क्वायर बाई आर, और रेडियल डायरेक्शन में, एंड दैट इज अगेन माइनस, इट वाज माइनस, माइनस मिस हो गया, माइनस। तो माइनस का मतलब क्या हुआ, ये रेडियल डायरेक्शन में मेरा एक्सेलरेशन यूनिट वेक्टर था, माइनस यूनिट वेक्टर का मतलब हुआ अंदर, अंदर की साइड हो गया। तो अगर मैं अंदर की साइड में देखूं तो वी स्क्वायर बाई आर मेरा जो एक्सेलरेशन हुआ, जिसका ये अमाउंट आ रहा है माइनस ई रेडियल डायरेक्शन में, दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर डीवी बाई dt की वैल्यू जीरो नहीं है तो ये मेरा टोटल मैग्नीट्यूड हुआ एक्सेलरेशन का। एक मेरा इनसाइड एक्सेलरेशन, दूसरा मेरा इस साइड एक्सेलरेशन, तो उसका जो रिजल्टेंट बनेगा यहां कहीं इस एंगल पे या किसी एक एंगल पे आएगा। उस एंगल की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, दो वेक्टर का सम मैंने ऑलरेडी बता रखा है, दो वेक्टर को कैसे सम करते हैं, उसका डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, दो वेक्टर्स अगर मुझे पता है और उनके बीच का एंगल पता है। और अगर ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हुआ तो डी बाई डी टी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और वी स्क्वायर बाई आर आ गया मेरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यानी कि कोई भी सर्कुलर मोशन में इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि किसी भी सर्कुलर मोशन में दो डायरेक्शन में मेरा दो डायरेक्शन में मेरा एक्सेलरेशन होगा, एक तो मेरा सेंटर की तरफ होगा, दूसरा मेरा टेंजेंट डायरेक्शन में होगा। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो मेरा टेंजेंट वाला एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, और जो सेंटर वाला एक्सेलरेशन उसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, जिसकी वैल्यू आती है वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, अब क्या है कि अगर एक्सेलरेशन है तो फोर्स भी होगा, तो फोर्स की वैल्यू क्या होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मास तो कांस्टेंट है पार्टिकल का, एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई वी स्क्वायर बाई आर। सेंट्रीपिटल लिखने का मतलब है, माइनस साइन हम ओमिट कर सकते हैं, सेंट्रीपिटल का मतलब होता है टुवर्ड्स सेंटर, तो एम वी स्क्वायर बाई आर लिख दिया मैंने। ये हो गया मेरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हुआ, एम वी स्क्वायर बाई आर। ये प्रूव करके आया है, लेकिन पॉइंट ये है कि ये ऐसे दिख रहा है कि वेलोसिटी की वजह से इंड्यूस हो रहा है, ऐसा नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा एक एक्सटर्नल एजेंट की वजह से होता है, जिसकी वैल्यू इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर आएगा। इससे हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें फोर्स पता है। वेलोसिटी से हम फोर्स नहीं कैलकुलेट कर सकते। कहने का मतलब यह है कि फॉर एग्जाम्पल पृथ्वी के चारों तरफ जो सैटेलाइट्स घूम रहे हैं, उनमें क्या है, उनमें एक सेंटर डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशन। उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर, जो भी मेरा रेडियस आता है। तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है, और इस फोर्स को मैं इक्वेट करता हूं एम वी स्क्वायर बाई आर से, तो मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूं कि किस रेडियस में कितने सर्कल, कितनी स्पीड से घूमेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा एक एक्सटर्नल फोर्स होता है। एक्सटर्नल एजेंट से इंड्यूस्ड फोर्स होता है, ये वेलोसिटी की वजह से फोर्स नहीं होता है। ये फोर्स बेसिकली कोई एक एक्सटर्नल एजेंट होता है जो इस फोर्स को इंड्यूस कर रहा होता है। वो मेरा ग्रेविटी हो सकती है, मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो सकता है। एक्चुअली फॉर एग्जांपल अगर मैं उसकी बात करूं, न्यूक्लियस की बात करूं, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कैसे घूमते हैं,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो एक तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। स्ट्रिंग का टेंशन हो सकता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर सकता है। तो पॉइंट ये है कि सेंट्रीपिटल फोर्स को हम कैलकुलेट करते हैं जिस भी एजेंट की वजह से लग रहा है, उस एजेंट की वजह से जो फोर्स का कैलकुलेशन हम अलग कर सकते हैं, उस फोर्स को हम mv²r से इक्वेट करके हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं कि इस सेंट्रीपिटल फोर्स से कितनी वेलोसिटी इंड्यूस होने वाली है। ठीक है। अब देखो क्या होता है कि बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स से ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एप्लीकेशन होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? जब भी हम सर्कुलर मोशन में कोई बॉडी मूव कर रही होती है, यूजली सर्कुलर मोशन एक नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक सूडो फोर्स लगाते हैं, तब जाके हम न्यूटन्स लॉ से हम न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। उस सूडो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? उस सूडो फोर्स की वैल्यू बेसिकली डायरेक्शन होगा, जो एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। दूसरा, मास से जब मल्टीप्लाई करेंगे उस एक्सेलरेशन तो उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है तो उस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है ड्यू टू बीइंग इट नॉन इनर्शियल फ्रेम। उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी? एक्सेलरेशन क्या था अंदर साइड में? v²r। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू कितनी आएगी? mv²r। डायरेक्शन अपोजिट होगा। ये सूडो फोर्स के चैप्टर में ऑलरेडी बता चुका हूं, सूडो फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, सूडो फोर्स का डायरेक्शन कैसे फिक्स करते हैं, सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। तो ये mv²r एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काम करेगा। mv²r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बेसिकली एक सूडो फोर्स होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोई अलग से एक्सटर्नल एजेंट से अप्लाइड फोर्स नहीं होता है। सेंट्रीफ्यूगल बेसिकली क्या होता है कि जब सर्कुलर मोशन होता है तो बॉडी घूम रही है तो एक सेंटर से कोई अट्रैक्शन फोर्स होगा। वो अट्रैक्शन फोर्स सूडो फोर्स यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को इक्वेट करता है। तो इसलिए बॉडी जो है ना अंदर जाती है ना बाहर जाती है, बेसिकली क्या सर्कुलर मोशन करती रहती है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो mv²r होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू उतनी ही आती है, लेकिन ये किसी एक्सटर्नल एजेंट की वजह से होता है। मे बी वो एक्सटर्नल एजेंट ग्रेविटी हो, मे बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो, कुछ और हो सकता है, फ्रिक्शन हो सकता है, या फिर टेंशन हो सकता है स्ट्रिंग का, या फिर कोई और फोर्स हो सकता है। कुछ भी फोर्स हो सकता है एक्सटर्नल एजेंट से, और दैट विल बी इक्वल टू mv²r सूडो फोर्स, मींस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की एंट्री सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि सर्कुलर मोशन में जो बॉडी होती है यूजली नॉन इनर्शियल फ्रेम में होती है। तो इसको रैप अप करते हैं। अब देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से या अर्थ के सर्कुलर मोशन की वजह से हमारे वेट पे क्या डिफरेंस आता है, हम उस पर बात करते हैं। क्योंकि हम लोग का जनरल कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हमारा वेट जो है बेसिकली अर्थ के सेंटर की तरफ लग रहा है। तो अगर अर्थ रुकी रहती तो 100% अर्थ के सेंटर की तरफ लगता। अगर अर्थ बिल्कुल स्टेशनरी बॉडी रहती तो हम जहां भी खड़े होते सेंटर की तरफ हमें अट्रैक्शन मिलता, और ये हमारा वेट होता है mg। मैं यहां खड़ा होता तो सेंटर की तरफ होता, ये होता वेट mg। लेकिन चूंकि अर्थ घूम रही है तो ये एग्जैक्टली mg सेंटर की तरफ नहीं होता है, और एग्जैक्टली वेट m इंटू जी भी नहीं होता है, कुछ डिफरेंट होता है। सेंट्रीफ जो मेरा सर्कुलर मोशन की वजह से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंड्यूस करता है, वो इसकी वैल्यू को चेंज करता है। उसको हम कैसे एनालाइज करेंगे? सपोज मैं इसको ये अर्थ मान लेता हूं, ये इस एक्सिस पे घूम रहा है। एक्स एक्सिस पे मैंने थीटा एंगल लगाया। यहां पे मेरा अभी क्या है कि तो थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं, ठीक है। मैं मान लेता हूं वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है, वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है। अब ये अर्थ है, ये क्या है? अर्थ है। तो अर्थ मेरा एक यूनिफॉर्म स्पीड से रोटेट कर रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का सबसे बड़ा एग्जांपल अर्थ है। हम सब के सब एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमेशा ही रहते हैं, 24 घंटे रहते हैं। करेक्ट 24 घंटे में, या 24 घंटे प्लस कुछ
वो होगा जिसकी वजह से आई मीन साल 365 डेज से ज्यादा हो जाता है। बट मान के चलते कि 24 आवर्स में हम एक पूरा सर्कल कंप्लीट करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं इक्वेटर पे खड़ा हूं या फिर मैं किसी और एक्सिस पे खड़ा हूं, एक सर्कुलर मोशन पूरा 24 घंटे में हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे जो ऑब्जेक्ट होगा वो भी 24 घंटे में घूम जाएगा, यहां पे जो ऑब्जेक्ट होगा वो भी 24 घंटे में घूम जाएगा। जो यहां पे ऑब्जेक्ट होगा वो 24 घंटे में घूमेगा, उसका रेडियस क्या होगा, इस रेडियस पे घूमेगा। अर्थ का रेडियस क्या है, ये वाला रेडियस है। तो आर की वैल्यू क्या होगी, ये थीटा है, आर की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल आर साइन थीटा। ठीक है, अगर ये सपोज उसमें घूम रहा है तो इसका एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा आउटसाइड, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो आउटसाइड लगेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, एम आर डब्ल्यू स्क्वायर। एम आर डब्ल्यू स्क्वायर ये मेरे आउटसाइड लगेगा, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एम जी, ये मेरा राइट ऑन द सेंटर की तरफ लगेगा। तो मेरे दो वेक्टर हो गए, एक एम जी और एक हो गया मेरा एम आर डब्ल्यू स्क्वायर। और इन दोनों के बीच में एंगल क्या हुआ, अगर ये थीटा है तो ये हो जाएगा मेरा 90 माइनस थीटा। ये हॉरिजेंटल लाइन टोटल 180 है, 180 में से 90 माइनस थीटा अगर मैं माइनस कर दूंगा तो ये एंगल आ जाएगा। तो 180 माइनस 90 प्लस थीटा हो गया, यानी कि 90 प्लस थीटा आ गया। तो ये एंगल क्या आया, 90 प्लस थीटा। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा मे भी कुछ इस तरह से आएगा। ये मैं बहुत बड़ा दिखा रहा हूं, इतना बड़ा वेक्टर होगा नहीं, ये छोटा सा वेक्टर होगा। तो मेरा रिजल्टेंट फोर्स कुछ इस तरह से आएगा। दोनों वेक्टर को सम करूंगा, ये मेरा mg हो गया, और ये वाला एम आर डब्ल्यू स्क्वायर को मैंने उठाकर इसके हेड पे इसका टेल लगा दिया, एम आर डब्ल्यू स्क्वायर। वेक्टर का एडिशन मैंने वेक्टर चैप्टर में ऑलरेडी बता रखा है, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप उसको रिवाइज कर लो, और अगर कोई इशू है समझने में तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। तो रिजल्टेंट वेक्टर मेरा कितना होगा, एम जी डैश मान लो इसको। तो एम जी डैश की वैल्यू क्या होगी, वेक्टर एम जी प्लस एम आर डब्ल्यू स्क्वायर वेक्टर। इसको कर सकते हैं। आर की वैल्यू हमें पता ही है, आर की वैल्यू क्या है, आर साइन थीटा। और इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहे तो क्या आएगा, एम जी डैश का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अंडर रूट पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, एम स्क्वायर डब्ल्यू टू पावर 4 आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस फर्स्ट वेक्टर इंटू सेकेंड वेक्टर इंटू कॉस थीटा। तो फर्स्ट वेक्टर मेरा एम जी था, सेकेंड वेक्टर था मेरा एम डब्ल्यू स्क्वायर आर साइन थीटा इंटू कॉस, बीच का एंगल क्या था, 90 प्लस थीटा। कॉस 90 प्लस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा हो जाएगी, और माइनस साइन थीटा हो जाएगी। तो बेसिकली साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और यहां पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, मैं इस इक्वेशन को ऊपर ट्रांसफर करता हूं, इस इक्वेशन को ऊपर ट्रांसफर करता हूं, तो मेरा m की वैल्यू तो हर जगह मेरा स्क्वायर में आ रही है, m की वैल्यू को मैं बाहर निकाल देता हूं, और mm से डिवाइड हो जाएगा, तो मेरा g डैश बचेगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट से बाहर आएगा, तो m स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा, सिर्फ m बचेगा। तो मेरा g डैश की वैल्यू आ गई g स्क्वायर अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस, और माइनस को मैं कॉमन करता हूं या प्लस को कॉमन करता हूं, माइनस डब्ल्यू स्क्वायर आर साइन थीटा कॉमन हो जाएगा, डब्ल्यू स्क्वायर आर साइन थीटा कॉमन हो जाएगा, बचेगा मेरा डब्ल्यू स्क्वायर आर, यहां पे बचेगा और वहां पे बचेगा, डब्ल्यू स्क्वायर आर कॉमन हो गया, तो मेरा जी साइन, और माइनस को बाहर किया तो उल्टा हो जाएगा, ये जी माइनस डब्ल्यू स्क्वायर आर बचेगा, आर कैपिटल। ठीक है, तो डब्ल्यू स्क्वायर आर साइन स्क्वायर थीटा जी माइनस डब्ल्यू स्क्वायर आर बचेगा। ये मेरी वैल्यू होगी इफेक्टिव ग्रेविटी की।
और इस ग्रेविटी का डायरेक्शन अगर देखा जाए तो ये थोड़ा सा इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर की तरफ नहीं जाएगा। तो हमारा जो वेट की लाइन होती है या किसी भी सब्जेक्ट की वेट की जो लाइन होती है डायरेक्टली सेंटर की तरफ नहीं जाती है, सेंटर से थोड़ा सा डाइवर्टेड होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि हम इक्वेटर पे नहीं है, हम थोड़ा सा अवे हैं। अवे होने की वजह से जो मेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, कुछ पार्ट जो वेट का है उसको बैलेंस कर रहा है, और उसकी वजह से मेरा नेट इफेक्टिव जो ग्रेविटी है वो मेरा थोड़ा सा लाइन उसकी डाइवर्ट हो जाती है। तो अगर मैं यहां पे देखूं, जी की वैल्यू डब्ल्यू स्क्वायर आर से सिग्निफिकेंटली बड़ी होती है, अच्छी खासी बड़ी होती है, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू ब्रैकेट के अंदर की जो पार्ट है उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यहां पे सब पॉजिटिव है, यानी कि जी डैश की वैल्यू जी स्क्वायर माइनस समथिंग आएगी। माइनस समथिंग का मतलब हुआ है कि जी डैश इज ऑलवेज लेस देन जी। तो ऑलवेज मींस ये मैक्स टू मैक्स इक्वल हो सकता है। इक्वल कब होता है? इसमें अगर देखा जाए थीटा की वैल्यू जब जीरो होगी तो साइन थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी कि जी डैश की वैल्यू जी के बराबर हो जाएगी। थीटा की वैल्यू जीरो होने का मतलब क्या है? हम जब पोल पे होते हैं, हम जब पोल पे होते हैं तो इफेक्टिवली ये वाला पार्ट मेरा जीरो हो जाता है। तो जी डैश की वैल्यू जी हो जाती है व्हेन थीटा की वैल्यू जीरो है, मींस हम पोल पे हैं। और जी डैश की वैल्यू सबसे कम होती है जी माइनस समथिंग, एक बड़ा फैक्टर आएगा, या जी स्क्वायर अंडर रूट एक बड़ा फैक्टर आएगा। इस फैक्टर की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब थीटा की वैल्यू मेरी 90 डिग्री होगी, यानी कि हम इक्वेटर पे होंगे। तो सबसे कम जो मेरा एपरेंट वेट होता है, जो मेरा एपरेंट वेट है सबसे कम कब है? जब मैं इक्वेटर पे खड़ा हूं। और सबसे ज्यादा कब है? जब मैं पोल पे खड़ा हूं। पोल पे जो ग्रेविटी का डायरेक्शन होता है एग्जैक्टली सेंटर की तरफ होता है, जबकि लाइन पोल पे चूंकि अर्थ के रोटेशन का बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होता है, तो मेरा जो है वर्टिकल वेट बिल्कुल सेंटर से जाएगा, और इक्वेटर पे भी मेरा ऑलमोस्ट सेंटर से जाएगा। वो इसलिए क्योंकि मेरा एम जी और एम आर डब्ल्यू स्क्वायर दोनों मेरा अलॉन्ग द लाइन हो गए, तो उसकी वजह से एम जी माइनस समथिंग जो भी आएगा उसका डायरेक्शन परफेक्टली मेरा सेंटर की तरफ आएगा, यानी कि प्लम लाइन। प्लम लाइन का मतलब क्या होता है? हम लोग बेसिकली जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हम लोग वर्टिकलिटी चेक करने के लिए प्लम को यूज करते हैं। तो जो मेरा प्लम लाइन है वो माना जाता है कि बिल्कुल वर्टिकल होता है। वर्टिकल का मतलब हो गया कि सेंटर से जाना। सेंटर से परफेक्टली वेट की लाइन तभी जाती है या तो हम पोल पे खड़े हो या तो हम इक्वेटर पे खड़े हो। अगर हम इन बिटवीन कहीं पे हैं तो हमारा जो वेट की लाइन है वो हमारा एग्जैक्टली सेंटर पे नहीं होती है, थोड़ा सा डाइवर्टेड होती है, और हमारा एपरेंट वेट भी हमारे एक्चुअल वेट से थोड़ा सा कम होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि अर्थ सर्कल में रोटेट हो रही है, इसकी वजह से हम पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो रहा है, उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कुछ पार्ट जो है वेट को बैलेंस कर रहा है। तो दिस वाज द इंटायर कॉन्सेप्ट। तो इक्वेटर पे ग्रेविटी का डायरेक्शन नहीं डिफ्लेक्ट करेगा, ग्रेविटी का डायरेक्शन मेरा सेंटर की तरफ होगा, लेकिन mg को अपोज करने वाला जो मेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग ये r की वैल्यू मैक्स होगी, ये r की वैल्यू मैक्स r हो सकती है। अब बात करते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का और कहां पे एप्लीकेशन होता है। अगर आपने देखा होगा कि जब भी एक सर्कुलर रोड बनाते हैं, हम लोग सर्कुलर रोड बनाते हैं तो थोड़ा सा रोड को आउटवर्ड में अप लिफ्ट कर देते हैं। वो लिफ्ट क्यों करते हैं? उसका एक रीजन है, उसका रीजन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं किसी सर्कुलर पाथ पे कोई कार मूव कर रही है, ठीक है, तो मैं जब ये v स्पीड से चल रही होगी तो इसमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा mv स्क्वायर बाई आर आउटसाइड, ठीक है। इस mv स्क्वायर बाई आर की वजह से कार की टेंडेंसी होगी बाहर की तरफ स्किड करने की। जब भी हम सर्कुलर पाथ पे होते हैं तो ड्यू टू स्पीड हमारा एक टेंडेंसी होती है बाहर की तरफ स्किड करने की। उस स्किड को बचाने के लिए जो टायर्स के बीच में फ्रिक्शन फोर्स है, वो फ्रिक्शन फोर्स mv स्क्वायर बाई आर को बैलेंस करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से हम स्किड नहीं करते हैं। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स की तो एक लिमिट है, हर एक सरफेस के लिए एक फिक्स्ड मेरा फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है, मेरा वेट फिक्स है। हो सकता है कि वेलोसिटी मेरी बहुत ज्यादा हो जाए तो ये फ्रिक्शन फोर्स शॉर्ट पड़ जाए, और इस शॉर्ट पड़ने की वजह से क्या होगा कि मेरी कार स्किड कर जाएगी, सर्कुलर मोशन में स्किड कर जाएगी। और या फिर हो सकता है कि बारिश हुई हो और रोड अगर वेट है, रोड वेट होने से भी मेरा फ्रिक्शन कॉफिशिएंट की वैल्यू काफी कम हो जाती है। फ्रिक्शन कॉफिशिएंट की वैल्यू कम हो जाने से मेरा हो सकता है कि सेम स्पीड पे मैं ड्राई रोड पे ना भी स्किड करूं पर वेट रोड पे स्किड कर जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कार को ऐसे दिखाता हूं तो इसका जो फ्रिक्शन फोर्स है ये बेसिकली mv स्क्वायर बाई आर को बैलेंस करता है।
वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा कि मैं कितना ज्यादा, मतलब फ्रिक्शन पे डिपेंड करेगा कि मैं कितना ज्यादा वेलोसिटी अफोर्ड कर सकता हूं। इस वेलोसिटी को लिमिट करना पड़ता है कभी कभी, जस्ट ड्यू टू वन रीजन कि फ्रिक्शन की एक लिमिट है, एक फ्रिक्शन को मैं एक उससे इंक्रीज नहीं कर सकता। तो फ्रिक्शन के एड ऑन में mv²/r को कोई एक और फोर्स अगर आ जाए जो मेरे को इसको बैलेंस करे, उसके लिए हम बेसिकली रोड को थोड़ा सा इंक्लाइन कर देते हैं। रोड हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है, मान लो ये थीटा एंगल है। अब क्या होगा कि जो मेरा वेट है, वेट ये हुआ, आउटवर्ड फोर्स मेरा ये लगा mv²/r। अब क्या होगा कि एक कंपोनेंट mg का इधर होगा और mv²/r का भी एक कंपोनेंट इधर होगा, जिसकी वजह से ये नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा। नॉर्मल रिएक्शन की तो कोई लिमिट ही नहीं है, जितना भी फोर्स आ जाएगा सड़क उसको नॉर्मल रिएक्शन दे देगा, उसकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और mv²/r का एक कंपोनेंट इधर आता है जो कार को स्किड कराने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अपोज में मेरे पास अब दो फोर्स हो गए। एक तो मेरे पास फ्रिक्शन था ही, और दूसरे मेरा आ गया mg, ये थीटा है, ये थीटा है, तो mg साइन थीटा आ गया। तो mg साइन थीटा वो फोर्स हो गया जो बेसिकली बैलेंस करेगा मेरा आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, ठीक है। अच्छी बात ये हो गई कि mv²/r का जो एक कंपोनेंट मेरा इधर आई मीन नॉर्मल डायरेक्शन में मेरा ऐड हुआ, उसकी वजह से मेरा नॉर्मल रिएक्शन भी थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है। नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज हो गया, उसकी वजह से मेरा क्या होगा कि मेरा फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट तो मेरा कांस्टेंट है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इनटू नॉर्मल रिएक्शन मेरा होता है फ्रिक्शन फोर्स, तो मेरी फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्योंकि इंक्रीज हो रही है। mv²/ मैं जितना हाई स्पीड से जाऊंगा उतना ज्यादा मेरा नॉर्मल रिएक्शन बढ़ता जाएगा, उतना ज्यादा मेरा फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा। सेकंड थिंग क्या है कि mg का एक कंपोनेंट mg sin थीटा इस डायरेक्शन में आ गया, जो मेरा बैलेंस करेगा, जो मेरा mv² का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सॉरी पैरेलल कंपोनेंट है, उसको बैलेंस कर देगा। तो इस वजह से रोड को थोड़ा सा हम इंक्लाइन कर देते हैं जब भी कर्व आता है, ताकि हमको ज्यादा अच्छा बैलेंस मिले और गाड़ियां स्किड ना हो, हाई स्पीड पे भी स्किड ना हो। लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या होती है कि एक लिमिट से ज्यादा अगर हम करेंगे तो जो स्लो स्पीड की कार्स है या फिर कोई हैवी व्हीकल है, जैसे मान लो बैलगाड़ी चल रही है या कोई ऐसा कार चल रहा है जो स्लो स्पीड में है, उसको तो अब सेंट्रीफ्यूगल मिलेगा नहीं, लेकिन वेट का एक कंपोनेंट मेरा पैरेलल नीचे की डायरेक्शन में है। तो अब उस वेट के कंपोनेंट की वजह से अब क्या होगा कि टेंडेंसी नीचे स्किड करने की हो जाएगी, और इन दैट केस फ्रिक्शन फोर्स मेरा अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, mg sin थीटा नीचे डायरेक्शन में है, वेलोसिटी इतनी कम है कि mv²/r मेरा ऑलमोस्ट इनसिग्निफिकेंट है। तो इन दैट केस क्या होगा कि अगर मैं एक जरूरत से ज्यादा इंक्लाइन करूंगा तो जो स्लो मूविंग व्हीकल होगी वो नीचे डायरेक्शन में स्किड कर सकती है, उनके लिए बहुत ही अनसेफ हो जाएगा। जैसे कि कोई बुलक कार्ट है या कोई ऐसा हैवी व्हीकल है जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा नहीं है, जैसे कि ट्रेलर्स चलते हैं, बड़ी बड़ी हम सामान को लेके कैरी करते हैं, वो जब सर्कुलर मोशन में रहेंगे उनकी स्पीड बहुत स्लो होती है, तो अपने वेट की वजह से वो स्लाइड हो सकते हैं। तो इसकी लिमिट बेसिकली दो तरह से डिसाइड होती है। एक तो ये हुआ कि मिनिमम स्पीड पे मेरा कितना मेरे को सर्कुलर मोशन मिले, कितना मेरे को mv²/r मिलेगा, उसकी वजह से मैं कितना अफोर्ड कर सकता हूं। दूसरा, जब मेरी हाई स्पीड व्हीकल्स आएंगी तो वो आई मीन जितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट करेंगे उसको बैलेंस करने के लिए मेरे को वेट का एक कंपोनेंट मिलना चाहिए। तो मैं स्पीड लिमिट हर रोड की डिफाइन होती है 60 kmph 70 kmph, उसके अकॉर्डिंग मैं इस चीज को कैलकुलेट कर सकता हूं कि मेरे को कितना एंगल देना है। और ये मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा नहीं, आप खुद कैलकुलेट करो, आप खुद इसको एनालाइज करो कि कितना होना चाहिए, इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, वैल्यू कितनी आनी चाहिए।